देखिए, इसके जो पहले वाला वीडियो था, जो नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें था वेक्टर एंड स्केलर, ठीक है, उसका परिचय कराए थे और उसका डेफिनेशन के साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे कि कौन स्केलर होगा कौन वेक्टर होगा, वो भी बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कि सदिशों का। देखिए, मेरे कहने का ये उद्देश्य है कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं वो वेक्टर है, जिसमें दिशा नहीं होते हैं केवल परिणाम होते हैं वो क्या होंगे, स्केलर होंगे, जिसको अदिश बोलते हैं आप, ठीक है। तो जिसमें दिशा और परिणाम, तो मैग्नीट्यूड जो होगी, तो जिसमें मैग्नीट्यूड हमेशा प्रत्येक क्वांटिटी है उसमें हमेशा ना हमेशा मैग्नीट्यूड होबे करता है। तो मैग्नीट्यूड होगा तो वो अदिश होगा। कुछ में डायरेक्शन होता है, कुछ में नहीं होता है। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा वो अदिश होगा, तो जिसमें डायरेक्शन नहीं हो रहा है वो अदिश है। जिसमें मैग्नीट्यूड तो हर क्वांटिटी में, इसलिए कि अदिश के बारे में पढ़ा नहीं जाता है। जब भी पढ़ा जाता है तो सदिश के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है, वेक्टर के बारे में पढ़ा जाता है। आगे जो भी डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके परिचय तो कराए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का निरूपण कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, उसकी बात करेंगे आज, ठीक है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, सदिश का निरूपण, ठीक है, सदिश का निरूपण आज हम लोग जानेंगे। इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। जब यूट्यूब पे फाउंडेशन है तो अनिवार्य है पढ़ाना, तो अनिवार्य है, प्रत्येक चैप्टर तो पढ़ाना अनिवार्य हमको भी बनता है। तो यही बात है कि इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन समझना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान भी रहना अनिवार्य है। क्या कोई गलती तो बोल नहीं रहे हम, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस टॉपिक पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर के सदिश माने सदिश का निरूपण हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसका कोई डिफिनीशन नहीं होता है, लेकिन इसका तरीका बता रहे हैं कैसे निरूपण करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है, आपको पता नहीं होगा कि ये वेक्टर है या नहीं है, ठीक है, वो भी हम बता दें। एक लाइन क्या है समझ जाइए, ये मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। पहले समझिए कि एक लाइन जो है, रेक्टिलिनियर लाइन जो खींचे हैं, एक लीनियर लाइन जिसको बोलते हैं, रेक्टिलिनियर लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और लीनियर लाइन भी बोल सकते हैं, उसको सरल रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन है जो ये हमेशा बताता है मैग्नीट्यूड को, परिमाण को। क्या बताएगा, परिमाण को, जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, उसको बताता है। और जब एरो लगा देंगे, एरो मतलब तीर, तो ये बताता है डायरेक्शन, कि अब कोई वेक्टर हो, जैसे वेक्टर ए मान लेते हैं, ये वेक्टर का नाम हो गया वेक्टर ए। जैसे कि हम बात करते हैं कि फिर से लिखिएगा बढ़िया से। मान लीजिए कि वेक्टर है, पहले ये क्या है, एक रेखा है, एक रेखा का नाम हमने ए रख दिया, ठीक है, इस रेखा का नाम ए रखा मैंने। मान लीजिए ए रखा है, तो ये मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, ये क्या होगा, परिमाण को दर्शाता है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता है, इसका डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि ऊपर नीचे तो हो ही नहीं सकता, सपोज डेट मान सकते हैं, क्योंकि इसका रेखा है तो हो सकता है इधर भी डायरेक्शन हो सकता है या तो इधर भी हो सकता है, तो एक निश्चित दिशा नहीं है। तो एक अदिश है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो ये मैग्नीट्यूड है, समझिए। जब इसमें मैग्नीट्यूड है, जब इसमें मैग्नीट्यूड है तो उसका डायरेक्शन भी चाहिए, वेक्टर, क्योंकि हम सदिशों का निरूपण कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन देने के लिए मान लेते कि एक तीर दे दिए, तो ये हमेशा रेखा जो पहले था वो मैग्नीट्यूड को बताया था, जो परिमाण को बता रहा था। जब एरो का चिन्ह दे देंगे तो ये दिशा बताता है कि ये वेक्टर है जो इस दिशा में जा रहा है। मतलब मान लेते हैं कि ये वेक्टर ईस्ट माने ईस्ट है, पूरा होता है ना इधर मानचित्र में, तो लिख देंगे। लेकिन जब ये वेक्टर, जब तीर चिन्ह लगाएंगे तो ये वेक्टर का इंडिकेट करता है। किसका इंडिकेट करता है, वेक्टर का इंडिकेट करता है। तो इसका डायरेक्शन तो इसी वेक्टर के ये तो परिणाम हो गया। देखिए इसके ऊपर जब एरो दे देंगे तो समझेंगे कि ये वेक्टर हो गया। ये एरो बताता है कि ये वेक्टर है। एरो क्या है, ये बताता है कि ये डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन भी। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो गया। जब एरो लगा देंगे तो इसमें दिशा बता देगा, तो ये मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों हो गया, इसलिए ये वेक्टर है। ये क्या है, एक वेक्टर है। निरूपण इस तरह करते हैं हम लोग, ठीक है।
ठीक है। मान लीजिए कि इसका डायरेक्शन ईस्ट है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको ईस्ट बोलेंगे, पूरब लिखेंगे यहाँ कि इसको हम लोग आम भाषा में इसको बोलते कैसे हैं, ये भी जानना अनिवार्य है ना। इसको जानेंगे कैसे, इसका नामकरण करेंगे कैसे, ठीक है। हम लोग इस बात को सीख लिए हैं कि वेक्टर ए किसको कहते हैं कि ए हमेशा मैग्नीट्यूड को बताता है और ये तीर का निशान है, ये हमेशा डायरेक्शन को बताता है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेक्टर मैंने रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का निरूपण हम लोग कर दिए, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। मैंने मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन को ईस्ट मैंने कहा, पूरब, जिसको हिंदी में कहते हैं पूरब, पता है ना, पूरब, मैंने ईस्ट डायरेक्शन कहा। तो इसको लिख सकते हैं कि इसलिए वेक्टर ए इज गोइंग, जा रहा है, सॉरी, गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन। क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन। इसको डायरेक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन, ठीक है, कि वेक्टर ए इज गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब कि वेक्टर ए, ये वेक्टर ए मतलब सदिश ए क्या थी, पूरब दिशा में जा रहा है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कि वेक्टर ए जो है पूरब दिशा में जा रहा है, ऐसा इसको बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, वेक्टर ए इज गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं इसी का, अगला एग्जांपल लेते हैं कठिन, इससे थोड़ा सा हार्ड लेते हैं अब, ठीक है। इसको लिखिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि मान लीजिए कि मानचित्र जब भी देखेंगे, प्लेन पेपर जब भी बोर्ड पर देखे होंगे, तो उत्तर हमेशा ऊपर की ओर इंडिकेट करता है, साउथ हमेशा नीचे की ओर इंडिकेट करता है, और राइट साइड जो भी होगा तो वो ईस्ट को इंडिकेट करता है, और ये जो लेफ्ट साइड है तो ये हमेशा वेस्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो हमने एक इंडिकेट किया यहाँ, ठीक है, इंडिकेट किया मैंने यहाँ, इसको ईस्ट बोलेंगे हम लोग, इसको वेस्ट बोलेंगे हम लोग, इसको नॉर्थ बोलेंगे हम लोग, नॉर्थ, इसको साउथ बोलेंगे, ठीक है, ये साउथ है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए को ले रहे हैं हम इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए मान लेते हैं, या इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी लेते हैं, वेक्टर सी लेते हैं, वेक्टर डी लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि वेक्टर ए इज गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, तो इसको भी लिख सकते हैं कि ई वेक्टर बताता है हमेशा ईस्ट डायरेक्शन की ओर, मतलब ईस्ट की ओर। तो लिख सकते हैं इसको वेक्टर ए इज गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, इसको लिखाएंगे नहीं हम, ठीक है। इसको क्यों समझा रहे हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, मैं क्वेश्चन तो एवे नहीं करता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि जो थोड़ा सा है रिप्रेजेंटेशन पे वेक्टर है, सिलेबस में है, तो थोड़ा पढ़ना अनिवार्य भी है, थोड़ा ज्ञान भी रहना अनिवार्य है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। इसको लिखाएंगे नहीं कि हाँ कि वेक्टर ए इज गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, थोड़ा सा उधर बता दिए, उसी पर आपको समझ लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि वेक्टर ए जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो लिखेंगे वेक्टर ए इज गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन कि वेक्टर ए पूरब दिशा की ओर जा रहा है। वेक्टर बी इज गोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, जिसको कि वेक्टर बी जो है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। वेक्टर सी इज गोइंग इन वेस्ट डायरेक्शन, मतलब कि पश्चिम की ओर जा रहा है। वेक्टर डी इज गोइंग इन साउथ डायरेक्शन, जिसको वेक्टर जो डी है वह क्या सदिश डी जो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हैं। मान लेते कि कोई अब ऐसा हो गया, ये तो सिंपल था, आपने बुझ गया, मैंने समझ गए। अब अगला बात करते हैं इसमें हम, इसी में हम अगला बात करते हैं अब, ठीक है। केवल समझना है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्ञान भी रहना अनिवार्य भी है, बार बार कह रहे हैं हम। तो मान लीजिए कि कोई वेक्टर ऐसे है, कोई वेक्टर है, मान लेते हैं कि वेक्टर ए ही हम ले लेते हैं, तो इससे भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहाँ से भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि आधा नॉर्थ में है और आधा ईस्ट में है, बोल सकते हैं। अच्छा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज गोइंग इन नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, कि उत्तर पूर्व में जा रहा है, उत्तर पूर्व में जा रहा है। हमेशा बात करेंगे पहले उत्तर तभी पूर्व, यहाँ पे भी आएंगे तो पहले दक्षिण तब पूर्व, यहाँ पे भी आएंगे
अगर इसका नामकरण करेंगे तो पहले साउथ तब ईस्ट। अगर यहाँ पे आएंगे तो पहले साउथ तब वेस्ट हम बात करेंगे। जब इसको यहाँ पे जब इंडिकेट करेंगे तब नॉर्थ तब ईस्ट वेस्ट। कैसे कि पहले नॉर्थ और साउथ का पहले इंडिकेट करेंगे तभी हम लोग ईस्ट और वेस्ट को इंडिकेट करते हैं। क्यों करते हैं इसका भी एक कारण है। जब एक चुंबक को जब सस्पेंड जब उसको लटकाया जाता है तो हमेशा यह उत्तर और दक्षिण की ओर इंडिकेट करता है। यही कारण है कि हमेशा उत्तर और दक्षिण को हमेशा पहले लिया जाता है। ठीक है, एक मैंने समझा दिया आपको कि नॉर्थ और ईस्ट में सबसे पहले नॉर्थ को लेते हैं तब ईस्ट को लेते हैं, इसके बीच लेंगे तब साउथ का तब ईस्ट का लेंगे, इसके बीच में पहले साउथ का तब वेस्ट का लेंगे, इसके बीच का पहले नॉर्थ का तब वेस्ट को लेते हैं। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर ये भी है कि जब बराबर बराबर एंगल से कोई वेक्टर जाता है, समझिएगा, तो बराबर बराबर एंगल से जाता है तो उसको सीधे लिख देंगे कि वेक्टर ए इज गोइंग इन नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। ठीक है, फिर हम अगला बात करते हैं इसी में थोड़ा और हम डिफिकल्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं जैसे कि आपने बोल दिया कि ये वेस्ट है, सॉरी ये ईस्ट है, ये क्या है वेस्ट है, ये क्या है नॉर्थ है, आपने बोल दिया ये क्या है साउथ है। कोई पूछ देगा कि अगर कोई वेक्टर ए है जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो मान लेते हैं कि इसका बीच का एंगल 60 डिग्री है। मान लेते हैं कि इसका बीच का एंगल 60 डिग्री बराबर था तो ठीक है, लेकिन मैंने अब 60 डिग्री ले लिया है। तब इसको कैसे करेंगे, इसको भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका भी होना चाहिए क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है तो ये वेक्टर ए है। ठीक है, 60 डिग्री पर जा रहा है तो इसको लिखेंगे कि वेक्टर ए इज गोइंग जा रहा है। वेक्टर ए इज गोइंग मतलब जा रहा है कहाँ, एट 60 डिग्री, 60 डिग्री पर जा रहा है। देखिए, जब एंगल को सपोज दैट पहले लिख लेते हैं कि एट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, समझिएगा। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट हम बात करते हैं। देखिएगा कि वेक्टर ए इज गोइंग नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब कि ये कि वेक्टर ए जो है वह पूरब से उत्तर की ओर 60 डिग्री पर जा रहा है। समझे कि वेक्टर ए इज गोइंग एट 60 डिग्री, 60 डिग्री पर जा रहा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब कि होता है कि पूरब से उत्तर की ओर। पहले लिखाता है पूरब से उत्तर की ओर हमने पढ़ते हैं, देखिए लिखाता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, अपोजिट लिखाता है, समझिएगा। हमने मान लिया कि क्यों इसको कहा कि ऐसा 60 डिग्री पर जा रहा है, हो भी सकता है। तो इस एंगल जो है देखिएगा गौर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब मिला ली, जब एंगल को धीरे धीरे पहले था यहाँ ईस्ट में था, जैसा हम यहाँ को रोटेट करते करते 60 डिग्री पर मैंने ए को यहाँ लाया, देख रहा मैंने कि ईस्ट से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो इसको लिख सकते हैं कि एट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब कि ये ईस्ट से पूरब से उत्तर की ओर जा रहा है। फिर एंगल को रोटेट करते करते जब इसको 90 डिग्री पर लाएंगे तो सीधे कर सकते हैं कि वेक्टर ए इज गोइंग इन ऑफवर्ड डायरेक्शन नहीं बल्कि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब नॉर्थवर्ड डायरेक्शन मतलब कि उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है, इसे बोल सकते हैं। वही बात है यहाँ। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन वेक्टर आपको इतना है, समझ गए होंगे, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक की हम आज बात करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या है मैग्नीट्यूड, तो इसको वेक्टर को मैंने निरूपित किया। अब इसको वेक्टर को जब हम निरूपित कर दिए वेक्टर, इसको दिशा मैंने बताया कि जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर जिसमें हमने केवल दिशा को बताया है, इससे क्या सिद्ध हुआ है कि इसमें केवल दिशा बताया गया है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर केवल मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब सदिश जो होगा वह मैग्नीट्यूड और प्लस उसको दिशा दोनों होना ही चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि सदिश में दिशा और परिणाम दोनों होना अनिवार्य है। तो हमने तो रिप्रेजेंटेशन वेक्टर को कर दिया कि सदिश का निरूपण कैसे करते हैं। अब उसका मैग्नीट्यूड क्या बात करेंगे, तो देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सदिश का
परिमाण। क्या होगा? सदिश का परिमाण। ठीक है, सदिश का परिमाण होता है क्या? किसी भी वेक्टर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी सदिश हो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू किससे कहते हैं? एक संख्यात्मक मान, आंकिक मान होता है, जैसे कि 50, 10, 100, ये सभी क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसी को कहेंगे। लिख लीजिए इसको, एक लाइन लिख लीजिए। अच्छा बात है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी वेक्टर, किसी सदिश का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, उसका सांख्यिकीय मान होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं किसी सदिश का आंकिक मान, आंकिक वैल्यू मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू का आंकिक मान ही सदिश का परिमाण क्या होता है? सदिश का परिमाण होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा हिंदी इसका। तो हमने बताया, बार बार बोल रहे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या है? एक परिमाण होता है जिसकी दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। परिमाण होता है क्या? 50, 60, 70 जो भी होंगे यही एक परिमाण है, उसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका भी बता रहे हैं कि मान लीजिए कि वेक्टर पी मैंने लिया है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, नहीं भी डायरेक्ट पूछे जाएंगे। उसको लास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, मान लीजिए कि वेक्टर पी मैंने लिया किसी भी वेक्टर का, तो किसी वेक्टर मैंने पी ले लिया। ठीक है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना हो, मैग्नीट्यूड जब भी निकालना हो, न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी सदिश का जब न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आंकिक मान निकालना होता है, तब वह मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है। हम बार बार बोल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जब भी पूछेगा तो मान लीजिए कि वेक्टर है, किसी भी तो वेक्टर होना अनिवार्य है, तो उसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। तो किसी वेक्टर, तो मान लीजिए वेक्टर पी मैंने लिया। ठीक है, मैंने पी को मैंने लिया, समझा रहे हैं, इसको समझा नहीं रहे, ये भी थ्योरी में है। तो पी को मैंने लिया, जब हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना, हम बार बार बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह, जैसे 50, 60, 70 जो भी होंगे इसी तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। तो वेक्टर पी है, क्या है ये? वेक्टर पी है। क्या है ये? वेक्टर पी है। तो हमने बात करी कि जो ये वेक्टर पी है, जब ये वेक्टर पी है, हम इस पर बात कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी वेक्टर। देखिए वेक्टर पी क्या है? एक वेक्टर है, न्यूमेरिकल वैल्यू हमको निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का यदि अगर मैग्नीट्यूड हमको निकालना है तो इसको मोड कहते हैं। जब दो लाइन से किसी वेक्टर को घेरते हैं तो उसको मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मॉडुलस, उसको मॉडुलस बोलेंगे। जो भी यहाँ निकालेंगे तो ये मॉडुलस पी के बराबर हो जाएगा, आपको याद रखिएगा। ये आपको बार बार बोले हैं कि ये वेक्टर ए है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है? डायरेक्शन है। तो यही है कि अगर वेक्टर को, अगर हमको मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर दिया होगा और उसका मैग्नीट्यूड ए दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया हो तो ये तो मैग्नीट्यूड है, डिफाइंड है। लेकिन जब ये अगर ये दिया होगा, अगर ये लाइन दिया होगा, तो हमको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसके लिए ये हमने थ्योरी लाया है, इस थ्योरी को बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। तो यहाँ बात करेंगे तो वेक्टर पी है, तो किसी भी सदिश का मैग्नीट्यूड हमको निकालना हो तो उसका मॉडुलस लेते हैं। याद रखिएगा, उसको मॉडुलस, इसको मॉडुलस पढ़ेंगे, दो लाइन से घेर देंगे तो मॉडुलस पढ़ेंगे। तो इतना बराबर ई पी हो गया, जिसमें हम ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, वही हमने पी को यहाँ ले लिया, तीर को हटा दिया, क्या है? ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? पी क्या है? मैग्नीट्यूड हो गया आपका। इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर VCTUR वेक्टर पी। ठीक है, वेक्टर पी का, वेक्टर मतलब सदिश पी का परिमाण हो गया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सदिश पी का परिमाण।
इसको ऐसे भी नहीं देखो कि ये जो है हिंदी बोलना बहुत कठिन वर्ड है, आप समझ सकते सदिश पी का परिमाण, यहाँ सीधे बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी है सीधे। या इसको एक और भी नाम दे सकते हैं, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी भी बोल सकते हैं, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर पी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वेक्टर पी जो है पी है तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पी, लेकिन अच्छा नाम रहेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, याद रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। जब इसको मोड़ देंगे तभी भी इसको बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर पी, ठीक है। और हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है, हमको उम्मीद है कि समझ गए होंगे, हमको उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। सिमिलरली इसी प्रकार आप लोग बताइए इसमें देखा, ठीक है, इसी से इसको मैं इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, फ्रेश नहीं कर रहे हैं, इसी को देखकर बताइएगा। सिमिलरली, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार होता है हिंदी, ठीक है, कि वेक्टर ए मैंने लिया तो इसका भी मॉडुलस लेंगे तो क्या बनेगा, एम बनेगा ना, बनेगा, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एम, एम है तो एम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद अगर एन ले लेते हैं वेक्टर को, तो इसको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड जब भी हम बात करेंगे तो मॉडुलस को इसको लेंगे, घेर देंगे, तो मॉडुलस बराबर एन निकल जाएगा, क्योंकि तीर हट जाएगा, क्योंकि एन क्या है, मैग्नीट्यूड है, यही है एन, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया। बात करेंगे जैसे वेक्टर एम मैंने लिया है, वो एक मैग्नीट्यूड वाला मैन, तो जब भी मोड हमेशा जब भी अगर किसी भी क्वांटिटी के अंदर अगर मोड के अंतर्गत क्वांटिटी हो, अगर कोई भी क्वांटिटी अगर मोड के अंतर्गत हो, मॉडुलस के अंतर्गत हो, अंदर हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमने माइनस तो माइनस हो, माइनस एक और माइनस होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हमेशा बोल रहे तो माइनस प्लस हो गया, तो एम हो गया, ठीक है, ये होगा आपको माइनस पी होगा, तो इसको भी बोल सकते हैं पी, ठीक है, क्योंकि हमेशा माइनस हो, अंदर माइनस हो या प्लस हो, hमेशा पॉजिटिव निकलेगा, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकल रहा है आपका, ये है, ठीक है। इसी प्रकार फिर से बताइएगा, इसी प्रकार बताइएगा, इसी प्रकार बताइए कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मॉडुलस कितना होगा, बताइएगा आप लोग, बताइएगा। तो आप कहिएगा कि p प्लस q, ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ये गलत है, क्योंकि इसका थ्योरी हम देंगे जब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाएंगे ना, दो त्रिभुजों का मतलब ये दो साइड का जो का त्रिभुज का नियम है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन त्रिभुज के नियम का जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ हम बताएंगे, ठीक है, जैसे कि वेक्टर ए होगा या वेक्टर बी होगा, इसके अंतर्गत वेक्टर ए मान लेते वेक्टर बी मान लेते, इसका रिजल्टेंट ऐसा निकलता है ना, इसको आर से डिनोट करते हैं रिप्रेजेंटेशन को, वेक्टर बी ऐसे होता है, ठीक है, ये रिजल्टेंट हो गया। जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये हम आगे बात करेंगे, इसका हम आगे बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, इसका आगे बात करेंगे हम यहाँ, इसलिए ये गलत होगा। फिलहाल जान लीजिए कि वेक्टर p वेक्टर प्लस q का मॉडुलस जब भी होगा तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा किस रूट अंडर में होगा, कितना होगा, रूट अंडर के अंडर केटिंग में होगा ये, ठीक है, रूट अंडर में होगा कि वेक्टर p प्लस q कितना होगा, इतना के बराबर होगा। फिलहाल अभी जानिए, इसका आगे ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़ाएंगे तो वहाँ क्लियर करेंगे इसका, ठीक है। तो आपने, हमको उम्मीद है कि सीख लिए होंगे। एक और बताइएगा कि मान लीजिए कि ये वेक्टर p है, वेक्टर p है, एक मान लीजिए वेक्टर q है, इसमें किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, आप बता सकते हैं, क्योंकि तीर हमेशा बता रहा है, हेल्प भी दे रहा है कि तीर हमेशा डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, तो हमको डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, तो देखेंगे लाइन किसका बड़ा है, ठीक है, लाइन किसका बड़ा, तो लाइन क्यू का बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मॉडुलस लेंगे, ये ग्रेटर देन बड़ा है किस दर से, वेक्टर पी से, क्या वेक्टर पी से बड़ा है, ये आपका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ये वेक्टर क्यू बड़ा है वेक्टर पी से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी से। लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी,
ठीक है, इसको ऐसा पढ़ेंगे हम लोग कि सदिश Q का जो परिणाम है वह सदिश P का परिणाम से बड़ा है। कौन? Q। ठीक है, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और में कि Q ग्रेटर देन P, क्योंकि इसके बराबर है, यह इसके बराबर है। ठीक है, हमको उम्मीद है कि ये दोनों रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को हम लोग दिशा भी सीख लिया आज, और मैग्नीट्यूड उसका कैसे निकालते ये भी सीख लिए। तो ये सदिश का दोनों गुण होता है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। ठीक है, हम लोग ये दोनों सीख लिए। और हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट कैसे पूछे जाते हैं। हो सकता है पूछ भी, हो सकता है पूछे, हमको आइडिया नहीं है इसके बारे में कि पूछता है कि नहीं पूछता। अगर पूछेंगे तो बता दीजिएगा कैसे। डायरेक्ट पूछेंगे कि बताइए कि माइनस पी का, कि वेक्टर पी का मॉडुलस कितना होगा, पूछेगा डायरेक्ट। हम बात कर रहे हैं इसका। कि पूछ देगा कि माइनस वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण कितना होगा। तो परिमाण जब भी पूछेगा तो इसका मोड ले लेंगे। हमेशा जानते हैं कि पॉजिटिव निकलता है, और मैग्नीट्यूड में हमेशा पी होता है, मतलब डायरेक्शन हट जाता है, इसमें केवल पी का पी रह जाए। यही आंसर हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, हमको उम्मीद है कि ये दोनों समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। कल का जो वीडियो होगा वो हमेशा जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन उसका लेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम उसका भी लेंगे। 2 वीडियो कल लेंगे, तो ये दोनों रहेगा आपका कल का इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक्स।